चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं, और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है
और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी, तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो, मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फुजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादू कर रही हूँ? मुझे सब पता है, अब करती हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियाँ सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियाँ बहुत ही बदतमीजी से कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे
पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियां जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियां तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियां और साक्षी भी वहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो, इसका इंतजाम मैं करूँगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर उसे अपने राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सुनैना और दूसरी का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है।
उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे एक बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज।
कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी, तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो, मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फुजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादूगरनी हूँ? मुझे सब पता है, अब करती हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियाँ सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियाँ बहुत ही बदतमीजी से कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियाँ जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियाँ तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियाँ और साक्षी भी वहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो,
इसका इंतजाम मैं करूँगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर उसे अपने राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं।